हेलो फ्रेंड्स, सीटेट का सेट जे का क्वेश्चन 21 से 30 तक इस वाले वीडियो में कराया गया है। इस वीडियो में आंसर की व्याख्या भी दी गई है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं। अवकथन ए दिया है, कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण आर देखते हैं। स्कूल और पाठ चर्चा जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें देखते हैं कौन सा सही है। इसका पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। विस्तृत व्याख्या देखते हैं। अवकथन ए सही है, कहानियों, कविताओं और पाठ्यपुस्तकों में पारंपरिक रूप से पुरुषों को साहसी, शक्तिशाली या मुख्य भूमिकाओं में और महिलाओं को देखभाल करने वाली, स्नेही और संवेदनशील भूमिकाओं में दिखाया जाता रहा है। यह समाज में व्याप्त जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। कारण आर सही है। स्कूल, शिक्षक, सहपाठी और वहाँ का पाठ्यक्रम बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार प्राथमिक समाजीकरण का केंद्र है, जबकि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है। स्कूल में मिलने वाली शिक्षा और किताबें बच्चों की जेंडर भूमिका की पहचान को गहराई से प्रभावित करती हैं। सही व्याख्या, क्योंकि स्कूल और उसका पाठ्यक्रम द्वितीयक समाजीकरण का माध्यम बनकर बच्चों की सोच को प्रभावित करते हैं, इसलिए किताबों में दिखाई जाने वाली यह रूढ़िवादिता बच्चों के मन पर जेंडर भूमिकाओं की पहचान को पक्का करती है। अतः कारण आर अवकथन ए की बिल्कुल सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। अवकथन ए दिया है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण आर दिया है, सही बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। सही विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। आंसर देखते हैं। आंसर 2 सही है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। विस्तृत विश्लेषण देखते हैं। अवकथन ए दिया है, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्यानात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे बच्चों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। यह कथन बिल्कुल सही है। डिसलेक्सिया एक शिक्षण विकार है, जिसमें मुख्य रूप से अक्षरों ध्वनियों के बीच संबंध को समझने में कठिनाई होती है। इस वजह से बच्चे शब्दों को सही ढंग से पढ़ और डिकोड नहीं कर पाते हैं। कारण आर देखते हैं, सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। शिक्षा शास्त्र के अनुसार यदि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार बढ़ावा दिया जाए तो उनका समग्र विकास बेहतर होता है। व्याख्या का संबंध, यद्यपि दोनों कथन स्वतंत्र रूप से सत्य हैं, लेकिन कारण आर इस बात की व्याख्या नहीं करता है कि डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को डिकोडिंग में कठिनाई क्यों होती है। अभिकथन ए का सही कारण उसके मस्तिष्क में ध्वनियों को प्रोसेस करने की जैविक या संज्ञानात्मक समस्या है, न कि प्रोत्साहन की कमी। इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन 23 देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन, समकक्षियों का समाजीकरण में कोई बड़ा प्रभाव नहीं है। दूसरा, विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तीसरा, समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। चौथा, बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आंसर 23 देखते हैं। सही विकल्प उत्तर 4 है, बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं और स्पष्टीकरण। यह प्रश्न बाल विकास और शिक्षा शास्त्र सीडीपी में समाजीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न, समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों की क्या भूमिका है। विकल्पों का मूल्यांकन। विकल्प 1 गलत है। समकक्षियों का बच्चों के व्यवहार, भाषा और दृष्टिकोण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए कहना गलत है कि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प 2 गलत है। विकास के कुछ चरणों में समकक्षियों का प्रभाव माता पिता और अन्य वयस्कों से भी अधिक हो जाता है। विकल्प 3 गलत है। परिवार को समाजीकरण की प्राथमिक संस्था माना जाता है। समकक्षी समूह समाजीकरण की द्वितीय संस्था के अंतर्गत आते हैं।
विकल्प 4 सही है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और किशोरावस्था में प्रवेश करता है, वह अपने परिवार से थोड़ा स्वतंत्र होने लगता है। इस दौरान उसके दोस्तों, सहपाठियों और समकक्षियों का प्रभाव उसके विचारों, पहनावे और जीवन शैली पर बचपन की तुलना में बहुत अधिक पड़ जाता है। क्वेश्चन 24 देखते हैं, सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। दूसरा, नई सीख वर्तमान समाज पर निर्भर करती है। तीसरा, सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। और चौथा, सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। आंसर 24 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। प्रश्न का विश्लेषण देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि सीखने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्पों की व्याख्या देखते हैं। पहला, शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। यह कथन सही है। रचनावाद के अनुसार छात्र अपने अनुभवों से स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। दूसरा, नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने का आधार बनाता है। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। तीसरा वाला, यह कथन गलत है, सही नहीं है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया सीखने में बाधा नहीं डालती है बल्कि उसे और बेहतर बनाती है। चौथा, सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में नहीं होती। यह कथन सही है। वास्तविक जीवन में के व्यवहारिक कार्यों में छात्र सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। चूँकि प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है, इसलिए गलत कथन भी का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन 25 देखते हैं। सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब पहला, गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। दूसरा, विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रीय होता है। तीसरा, शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। चौथा, कार्य असंगत और अव्यवस्थित होते हैं। आंसर 25 देखते हैं। इसका सही उत्तर 1 है। सही विकल्प पहला, गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। स्पष्टीकरण, संरचनावादी उपागम इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं सक्रिय रहकर करते हैं। सक्रिय भागीदारी, जब शिक्षक गतिविधियाँ संवादात्मक और सहयोगी होती हैं तो छात्र एक दूसरे के साथ चर्चा करके और मिलकर सीखते हैं, जिससे सीखना सबसे सरल और प्रभावी हो जाता है। अन्य विकल्प गलत क्यों हैं? दूसरा वाले देखते हैं। विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्रीय होना, कटी छटी और या संदर्भ से अलग सामग्री बच्चों को समझने में मदद डालती है। तीसरा, शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित होना, संरचनावाद पूरी तरह से बाल केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित नहीं। चौथा, कार्य असंगत और अव्यवस्थित होना, अव्यवस्थित कार्यों से सीखने में भ्रम पैदा होता है, सुगमता नहीं। क्वेश्चन 26 देखते हैं। अवकथन ये है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं होती हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। कारण 8 देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। सही विकल्प चुनें। 4 ऑप्शन दिए हैं। 26वें का आंसर देखते हैं। पहला सही है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। विस्तृत देखते हैं विश्लेषण। अवकथन ए दिया है, हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। यह कथन बिल्कुल सही है। मानव की लंबाई और शारीरिक बनावट मुख्य रूप से माता पिता से मिलने वाले जीन्स पर निर्भर करती है, लेकिन बचपन और विकास के दिनों में मिलने वाला अच्छा पोषण और नियमित व्यायाम भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। कारण आर, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। बाल विकास का यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि मानव का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के आपसी तालमेल और अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्याख्या, अवकथन ए में दी गई बात लंबाई पर जीन्स और पोषण या व्यायाम का असर होना असल में कर्ण आर में बताए गए सिद्धांत सामान्य सिद्धांत का एक सीधा उदाहरण है। यह आनुवंशिकता विरासत मिली गई विशेषताएं हैं और पर्यावरण अच्छा पोषण और व्यायाम है, इसलिए कर्ण आर अवकथन ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए? ए दिया है, अधिगम के लक्ष्य में। बी, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में। सी, सहायता के प्रावधान। डी, मूल्यांकन में। 4 ऑप्शन दिए हैं। 27वें का चौथा सही है, यानी ए बी सी डी चारों सही हैं। पढ़ने का विश्लेषण देखते हैं। प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किस में किया जाना चाहिए? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
इसके लिए पूरी शिक्षण व्यवस्था में लचीलापन और अनुकूलन आवश्यक है। अधिगम के लक्ष्य में बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार सीखने के लक्ष्यों को अनुकूलित किया जाना चाहिए ताकि हर बच्चा अपनी गति से सीख सके। भी शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में सही बच्चों तक जानकारी पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों, दृश्य श्रव्य सामग्रियों और गतिविधियों का उपयोग करना आवश्यक है। सीख सहायता के प्रावधान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सहायक उपकरण, अतिरिक्त समय या विशेष शिक्षक की सहायता प्रदान की जानी चाहिए। मूल्यांकन में पारंपरिक परीक्षाओं के बजाय लचीली मूल्यांकन पद्धतियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो बच्चों की वास्तविक प्रगति को सही ढंग से माप सकें। चूँकि समग्र शिक्षा में इन चारों क्षेत्रों में अनुकूलन करना अनिवार्य है, इसलिए सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? पहला रंग दृष्टिहीनता, दूसरा लेखन वैकल्य, तीसरा श्रवण में कठिनाई, चौथा दृष्टि की आंशिक हानि। आंसर 28 देखते सही विकल्प 2 लेखन वैकल्य है। स्पष्टीकरण में पूछा गया है कि कौन सी क्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है। संवेदी बाध्यता इसके अंतर्गत वे अक्षमताएँ आती हैं जो हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों जैसे देखना, सुनना आदि को प्रभावित करती हैं। पहला रंग दृष्टिहीनता आँख दृष्टि से संबंधित संवेदी बाध्यता है। तीसरा श्रवण में कठिनाई कान सुनने से संबंधित संवेदी बाध्यता है। चौथा दृष्टि की आंशिक हानि आँख दृष्टि से संबंधित संवेदी बाध्यता है। लेखन वैकल्य यह एक अधिगम अक्षमता है जो लिखने की क्षमता और बारीक गत्यात्मक कौशल को प्रभावित करती है। इसका संबंध किसी संवेदी अंग आँख या कान की खराबी से नहीं होता है। क्वेश्चन 29 देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का अवमूल्यन करने की, दूसरा आकलन के योगात्मक रूप को क्रियान्वित करने की, तीसरा स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, चौथा बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की। आंसर 29 देखते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 3 है। सही उत्तर का विवरण। प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? सही उत्तर 3 है। स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। मुख्य बिंदु NEP 2020 का उद्देश्य मूल्यांकन को योगात्मक में से रचनात्मक बनाना। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड इसके तहत छात्र खुद का और अपने सहपाठियों का आकलन करते हैं। अन्य विकल्प गलत क्यों है? विकल्प 1 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का सम्मान करने की बात करना, अवमूल्यन की नहीं। विकल्प 2 योगात्मक मूल्यांकन को कम करने और रचनात्मक को बढ़ावा देने की सिफारिश करता है। विकल्प 4 बुद्धि की एकात्मक धारणा के बजाय बहुआयामी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन 30 देखते हैं। लेव वैगोत्स्की के विचारों का पालन करते हुए एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए थे और उन्हें उस समस्या को हल करने के लिए प्रयास करने का मौका दिया। ऐसा करके शिक्षकों की अवधारणा का अभ्यास कर रहा है। पहला आत्मसातीकरण, दूसरा सामूहिक एकालाप, तीसरा कार्यात्मक स्थिरता, चौथा आलम्बन। आंसर 30 देखते हैं। इसमें का सही उत्तर 4 आलम्बन है। स्कैफ फोल्डिंग व्याख्या लेव वैगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार जब एक शिक्षक किसी छात्र को सीखने में मदद करने के लिए संकेत, इशारे या आधा अधूरा समाधान प्रदान करता है तो इसे आलम्बन या पाड़ कहा जाता है। आलम्बन यह एक अस्थायी सहायता है जो बच्चों को उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र कार्य करने में मदद करती है। आत्मसातीकरण यह पियाजे का विचार है जिसमें नई जानकारी को मौजूदा स्कीमों में फिट किया जाता है। सामूहिक एकालाप यह भी पियाजे से संबंधित है जहाँ बच्चे एक दूसरे की बात सुने बिना साथ में बात करते हैं। कार्यात्मक स्थिरता यह किसी बच्चे को केवल उसके पारंपरिक उपयोग में ही देख पाने की संज्ञानात्मक बाधा है। तो बच्चों यहाँ पे 21 से 30 तक क्वेश्चन दिए गए हैं और इसकी व्याख्या भी दी गई है। अगर विस्तार देख रहे हैं तो बैक करके इसका क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू।